नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। सिटी सरोकार में आपका स्वागत है और आज मैं फिर हाजिर हूं आपसे जुड़े उस मुद्दे के साथ जिससे आपका सीधा संबंध है, सीधा सरोकार है। तो आज हम राजधानी दिल्ली की एक ऐसी समस्या की चर्चा करेंगे जिसका एक मानवीय पहलू भी है और यह समाज की तरक्की और प्रगतिशीलता की कलई खोलती है, या फिर इस समस्या पर जिस तरह ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं उन घुमक्कड़ों की जिनके लिए सारा जहां ही अपना घर है, फिर भी सर पे छत नहीं, कोई स्थायी ठिकाना नहीं। तंबू लगाया, कुछ सामान जुटाया और ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। खानाबदोश, इनसे ही जुड़ा है हमारा आज का कार्यक्रम। तो देखिए, रहने को घर नहीं। घुमक्कड़ी का काम सदियों से चलता रहा है। पहले के ज़माने में रोजी रोटी की तलाश या भौगोलिक कारणों से लोग खानाबदोश का जीवन जीते थे, लेकिन आज भी आप अपने शहर में नज़र दौड़ाएं, खानाबदोश सड़कों के किनारे तंबू लगाए मिल जाएंगे आपको, कोई पता ना ठिकाना। तो आखिर कौन है ये लोग? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बेशक खानाबदोशों को देखते ही मन में ये बरबस ख्याल आता है कि क्या ये वाकई उस भारतीय मानसिकता में जीते हैं जहां सनातन धर्म में सब कुछ त्यागने को श्रेष्ठकर समझा जाता है और जिसे कबीर के शब्दों में जो घर जारियो अपना चले हमारे साथ जैसी बातों से परिभाषित किया गया है। लेकिन इनके जीवन पर नजर डालें तो हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। हमारा तो यही जमीन है और यही घर है, यही मकान है, सब कुछ यही है। इसी के पीछे चबाली बच्चों को पाल ले, अपने आप को खाना मिल रहा है, बस यही है। घुमक्कड़ी इनके जीवन का फलसफा नहीं बल्कि एक परंपरा और मजबूरी ज्यादा है। तंबू लगाया, जीवन के कुछ आवश्यक सामान जुटाए और जीवन की गाड़ी चल पड़ी। सरकार का रवैया भी इनकी ओर महज खाना पूर्ति ही लगता है। उसके लिए सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है और आगे और तेज़ी से होगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम से पहले हम चाहते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाए। तो उससे पहले हो सकता है इनको एक मुश्त बसाने की योजना भी कहीं बनानी पड़े। खानाबदोशों के इतिहास पर नजर डालें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजपूत वीरों ने उसका डटकर सामना किया और अपनी रानियों को जंगलों और पहाड़ों में सुरक्षा के लिहाज से छोड़ दिया। लेकिन राजपूतों के युद्ध में मारे जाने के बाद रानियों के कोल भीलों से संबंध बने और उनकी संतानें ही नट और खानाबदोश है। वहीं आज के दौर में भी परिस्थितिवश कई लोग खानाबदोशों का जीवन जी रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि एक राणा प्रताप के सैन्य थे, वो अभी भी उन्हीं का लाइफस्टाइल वही है जो राणा प्रताप ने हारने के बाद मेवाड़ जब तक नहीं वापस आएगा मैं वैसे ही रहूँगा, एक नोमैडिक लाइफ मेंटेन करूँगा, कभी एक घर में नहीं सोऊंगा, हर रोज़ मूव करता रहूँगा। तो ये उनके बारे में एक कहा। महाराणा प्रताप को जब जंगल जाना पड़ा तो उस समय उन्होंने राणा प्रताप की राज्य भूमि छोड़ दी और उस समय से जो निकले सो लौट कर नहीं गए। बहरहाल घुमक्कड़ी का ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है और खानाबदोश आज भी किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक की तरह अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। सौरभ सिन्हा, सिटी सरोकार, दिल्ली। खानाबदोश समाज द्वारा जल्दी स्वीकृत भी नहीं हो पाती। इसमें सबसे बड़ा कारण बनती है इनकी आदतें और खान पान। कुछ रस्म रिवाज तो समाज से मिलती हैं इनकी, लेकिन इनकी अधिकांश परंपराएं बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो अब आइए नजर डालते हैं खानाबदोशों के रहस्यमयी जिंदगी पर। घर में अनेक देवी देवताओं का फोटो लगाए ये लोग भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं और इन देवताओं की पूजा बहुत ही निष्ठा से करते हैं। दरअसल ये सभी घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं जिन्हें खानाबदोश भी कहा जाता है और इनका कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं होता। ये सभी मुख्य रूप से जिन देवताओं को पूजते हैं वे हैं काली, दुर्गा और शीतला मैया। हमारे ये जो है
कुल देवी जो है माता है, समझे, जैसे दुर्गा हुआ, समझे, भगवती हुआ, काली हुआ, शीतला जी हुआ, इसको हम लोग ज़्यादा मानते हैं। इसकी पूजा पाठ करते, जागरण भी करते हम लोग जगह जगह। जहाँ भी अब यहाँ बैठे हैं, इसका टाइम हो गया, माँ का आज्ञा हो गया तो यहीं पर जागरण कर देते, समझिए 4-5 दिन का जागरण होता, वो मनाते उसको खुश करने के लिए। अपने आप को गुजरात और राजस्थान जैसे प्रदेशों से विस्थापित राजपूत बताने वाले इन लोगों की देवी देवताओं में अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। एक छोटे से तंबू में ही ये लोग अपने रीति रिवाजों को समेटे हुए रहते हैं। इनके रीति रिवाजों के मुताबिक स्त्रियों को अछूत माना जाता है और उन्हें देवी देवताओं से अलग रखा जाता है। हम जो ये जनानी का लहंगा है उसका छूत मानते हैं। बिस्तर है, जहाँ जनानी बैठ गई यहाँ पर जनानी नहीं आ सकता है। जहाँ जनानी का बिस्तर है वो वहीं रहेगी, दूसरे बिस्तर पर नहीं आएगी यहाँ। अच्छा, उसका हम लोग छूत मानते हैं। इनकी शादी अपने रीति रिवाजों के मुताबिक होती है। इन लोगों की शादी अपनी ही बिरादरी के लोगों से होती है, लेकिन ये लोग अपने बेटे की शादी में लड़की वाले को ही पैसा देते हैं। दहेज की बात करना आने तो लड़के वाला देगा बहू को, वो चढ़ाएगा, हाँ, और लड़की वाला भी चढ़ाएगा, उसी पर बहू पर। इन लोगों के बुजुर्गों की अगर मृत्यु हो जाती है तो वे जहाँ रह रहे होते हैं वहीं हिंदू धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार करके क्रियाकर्म कर दिया जाता है। बहरहाल इन खानाबदोश लोगों के रीति रिवाज हिंदू धर्म से मिलते हुए भी ये लोग समाज में अपने आप को अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं और अपने पूर्वजों के बताए रास्ते को ही अपनाकर अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक जीने की कोशिश कर रहे हैं। अमितेश कुमार के साथ मंजू डबास, सिटी सरोकार, दिल्ली। बहरहाल इसी के साथ लेंगे सिटी सरोकार में एक छोटा सा ब्रेक। अभी बहुत कुछ बाकी है खानाबदोशी के बारे में, आप देखते रहिए चैनल सिटी। आगे देखेंगे आप क्या है देशी दवाइयों के धंधे की सच्चाई। सिटी सरोकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब जीना है तो रोजी रोटी की फिक्र तो होगी ही। खानाबदोश एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं और काम दवाइयाँ बेचना, देशी जड़ी बूटियों के जरिए शर्तिया इलाज के दावे, इसके अलावे अन्य भी काम हैं इनके। पुलिस रिकॉर्ड को देखें तो ये अपराध में भी संलग्न रहते हैं। इसके लिए हमारे पास तेल है, वो तेल को शाम सुबह मालिश करना पड़ेगा और सिकाई करना पड़ेगा। जितना भी नस जहाँ से हट गया होगा ना, जितना नस का दर्द हो गया होगा, बात का दर्द हो गया होगा, एकदम सही हो जाएगा। किसी MBBS डॉक्टर की तरह चिकित्सा शास्त्र को व्याख्यायित करता इस शख्स से अपने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान की बदौलत शारीरिक संरचना का ऐसा खाका खींच रहा है मानो कलाई थामते ही उसे संपूर्ण बीमारियों का पता लग गया हो। यूं तो वैदिक शास्त्रों में भी जड़ी बूटियों के जरिए इलाज की बातें सामने आती हैं, लेकिन सड़कों के किनारे तंबू लगाए इन खानाबदोशों के सामने ऐसी कवायद के पीछे रोजी रोटी का जुगाड़ मात्र है या वाकई इन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी है? तो ये जड़ी बूटी का हम धंधा वगैरह करते हैं, इसी से हमारे बाल बच्चे का गुजारा होता है और इसी से हमारा क्या है कि जो भी है रोजी रोटी यही है समझ लो हमारा। और पेट के लिए जैसे चूर्ण वगैरह, गैस वगैरह के लिए दवा देते, पाचन शक्ति के लिए जैसे गठिया में दर्द हो जाता, वाई का दर्द हो जाता, नज़ले का दर्द हो जाता है, कमर वगैरह में दर्द हो जाता, खाज खुजली हो जाती है, उसके लिए हम जड़ी बूटी बना कर देते, ठीक हो जाता। यानी खानाबदोश लोगों की जिंदगी में किसी चीज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है तो फिर रोजी रोटी तो चलानी है ना। ऐसे में किसी को पाचक चूर्ण या कोई जड़ी बूटी दे दिया, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान का भी डर नहीं, भले ही मरीज का मर्ज बढ़ता चला जाए। अब जिनको परेशानी होती है दर्दों की, कमजोरी की, यानी पेट का दर्द का हो जाता, नज़ला हो जाता, खाज खुजली हो जाती है, उसके लिए हम जड़ी बूटी वगैरह देते बनाकर।
किसी स्थायी कारोबार और स्थान के अभाव में घुमक्कड़ों की रोजी रोटी की समस्या यूं ही हल होती रहती है। कभी किसी जगह पर तंबू खड़ा कर दिया और भोंपू के जरिए हो गया दवाओं का प्रचार शुरू। मर्दाना कमजोरी हो या कोई अन्य तकलीफ, हर मर्ज की दवा यहाँ मिल जाएगी आपको। और मजे की बात तो ये है कि इनके यहाँ हर तबके के लोग पहुँचते हैं। देसी दवाई से क्या कि फायदा करेगा आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म करती है। तो जैसे कि पेट में कोई बड़े साहब लोगों को दर्द में परेशानी हो जाती है ना, तो खुद बुला लेते हैं, बोलते हैं कि भाई ये परेशानी है, मुझे ठीक कीजिए, तो वो ठीक करते हैं हम लोग जाकर। तो आपने किसी और बड़े बड़े का किया है क्या? बड़े बड़े क्या किया हमने, तो यही है तुम्हारे लोग में, जैसे पुलिस वाले हुए, जैसे MLA हुए, जैसे सेठ वगैरह लोग हो, उनको ठीक करते हैं। लेकिन कई बार ये खाना बदोश मरीजों के लिए नीम हकीम खतरे जान भी बन जाते हैं और इलाज के चक्कर में मर्ज ही बढ़ता चला जाता है। तो आखिर क्या करती है सरकार? क्या ऐसे मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कोई भूमिका है? ये हम नहीं कह सकते, जब तक कि उन पर कोई प्रयोग नहीं किया जाए तब तक कहा नहीं जा सकता है कि वो वास्तव में अच्छी दवाई देते हैं या नहीं। राजधानी दिल्ली के रिहायशी और व्यस्ततम इलाकों में खाना बदोश इसी जरिए अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं और इसके लिए उन्हें पुलिस को मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। बहरहाल, जब तक ऐसी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, देसी दवाइयों और नुस्खों के नाम पर ठगी का यह खेल तो चलेगा ही। आज के प्रगतिशील समाज में खाना बदोश एक समस्या बने रहेंगे। मनोज कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए चैनल सिटी। आगे देखिए क्या कर रही है सरकार और क्या विकल्प है खाना बदोशों के सामने। वेलकम बैक। राजधानी दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं और इसको लेकर राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की योजना चल रही है। लेकिन यहाँ मौजूद 10 लाख खाना बदोशों को हटाना सरकार के लिए एक मुश्किल भरा काम है। तो आखिर देखते हैं क्या सरकार की है योजना किस तरह शिफ्ट करती है वो खाना बदोशों को यहाँ से। राजधानी दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जरा स्थिति पर गौर करें। किसी भी रिहायशी इलाके में आप निकल जाएं, आपको खानाबदोश सड़कों के किनारे तंबू लगाए मिल जाएंगे और इनकी अनुमानित संख्या की पूरी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता। नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है ऐसे लोगों का। फिर भी दिल्ली में इनकी अनुमानित संख्या 10 लाख से ज्यादा है और सर्दी हो या बरसात, ये यूं ही इसी स्थिति में पड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी है हमारे में, सड़कों के ऊपर लगाने से बहुत परेशानी है। विशेषज्ञों की माने तो किसी विशेष मौके पर इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन किसी स्थायी व्यवस्था के अभाव में ये फिर घुमक्कड़ी का जीवन शुरू कर देते हैं। लेकिन सरकार का तर्क है कि वह समय समय पर इनके सुधार का प्रयास करती है। खाना बदोशों को लेकर वैकल्पिक उपाय पहले से ही तय हैं। तिहाड़ के पास हमारे यहाँ गृह बने हुए हैं जिनमें हम उनको रखते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उनमें सुधार हो और वो खाना बदोशों की तरह न रह करके अपने हाथ से कुछ करना सीखें। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि खानाबदोश दवा बेचने या अन्य कामों में तो लगे रहते ही हैं, वहीं कई बार काम के अभाव में ये भिक्षावृत्ति, यौनाचार और अपराध जैसे कृत्यों में भी संलिप्त हो जाते हैं। भारतीय दवाखाना हो, गढ़वाली दवाखाना हो या फिर कोई और दवाखाना, ये दिल्ली ही नहीं देश के किसी भी कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देसी दवाओं के द्वारा उपचार करते हैं और भले ही आप ठीक हो या ना हो, लेकिन ये ठीक होने का शर्त या दावा ज़रूर करते हैं। कैमरामैन राकेश शुक्ला के साथ राजेश कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली।
खाना बदोशों की अपनी समस्या तो है ही, ये राजधानी दिल्ली के लिए भी एक बड़ी समस्या है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना है आम लोगों का। तो देखिए जनता की आवाज़। इनको भी एक जगह स्थायी जगह मिलनी चाहिए जहाँ ये अपने आगे तरक्की के लिए कुछ सोच सकें। ये बार बार जगह बदलने से एक तो इनका डिफरेंस चेंज नहीं होता, उसी हिसाब से आगे चलते रहते हैं कि आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ काम मिलेगा। एक जगह ये टिके रहेंगे तो आगे इनको भी काम का प्रोसीजर मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए उन्हें। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए ऐसे काम क्रिएट करना चाहिए जो वो काम कर सकें। उनको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उनको अपने यहाँ दिल्ली से तुरंत निकाल देना चाहिए ताकि हमारे दिल्ली की सुरक्षा अच्छी रहे और क्या नाम है बना रहे, यानी प्रेम भाव बना रहे। और दूसरे उसका आदमी का क्या पता, न जाने किस टाइप का हो कैसा हो, ये पता चलेगा क्या ना। अपना मेल भाव का होगा तो हम उसको अपना तो सकते हैं, बाहर का होगा तो न जाने किस टाइप का कैसा क्या है, ये तो देखा जाएगा उसका। गवर्नमेंट को जॉब देनी चाहिए, उन्हें किसी न किसी तरह से उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो ऐसे काम ना करें और वो खुद ही खुद अपनी कमाई करें। मेरे ख्याल से उनको एक अलग से जगह देनी चाहिए यहाँ पे जहाँ पे वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। लेबर वर्क तो ऑब्वियसली अगर वो करेंगे तो उनके पास मनी भी है, पैसा भी मिल रहा है, अपना घर भी बना सकते हैं, फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है प्रॉपर। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट पूछती नहीं है तो फिर क्या करें। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में उन सभी मुद्दों को उठाते हैं, उन समस्याओं को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा संबंध होता है, सीधा सरोकार होता है, और हम आपकी आवाज़ को पहुंचाते हैं उस संबंधित अधिकारी और महकमे तक जो इस समस्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है। तो आइए चर्चा करते हैं अपने फॉलोअप सेक्शन की। औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स से निकले हुए कचरे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से काफी खतरनाक होते हैं। इस तरह के कचरों यानी ई वेस्ट को ठिकाने लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती की तरफ हमने अपने प्रोग्राम सिटी सरोकार के माध्यम से सरकार और लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की थी, लेकिन सरकारी तंत्र इस दिशा में अभी भी कोई खास उत्साह नहीं दिखा रहा है। अगर इस तरह के वेस्ट को ठिकाने लगाने को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई तो आने वाले दिनों में इसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। आज तरक्की के इस दौर में लोगों का जीवन आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। इनमें सबसे अहम भूमिका रही आईटी क्षेत्र की। इस क्षेत्र ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में समेट दिया है, लेकिन इस क्षेत्र से जनरेट हुए कूड़े को ठिकाने लगाने का अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ हर साल 1,46,080 टन ई कचरा के रूप में जनरेट होता है, लेकिन इसको रिसाइकिल करने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों से पुराने कंप्यूटरों का निर्यात भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को कर दिया जाता है, लेकिन ई कचरे को प्रतिबंधित करने को लेकर अब तक कोई सख्त कानून नहीं बना है और इस आयात को रोकने के लिए ना ही कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इस दिशा में जब तक आम लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और द हजार्ड्स रूल ऑफ एनवायरनमेंट में संशोधन कर इस पर सख्ती से अमल नहीं होगा, ये समस्या हमारे सामने बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी सरोकार, दिल्ली। फॉलोअप शिक्षण के बाद अब हमेशा की तरह आपको इंतजार होगा आपके अपने खतों की। आपके ढेरों खत हमें प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आप हमें लिख भेज रहे हैं। आपके खतों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये जो पहला खत है जो आज हमने शामिल किया है उसमें यह लखनऊ से आया है, गोमती नगर से। लिखने वाले हैं रामाशीष यादव। इनकी समस्या है आवारा पशुओं को लेकर। कहना है इनका कि गोमती नगर में आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है, लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चे को एक सांड ने मारा और बच्चा काफ़ी घायल हो गया, उसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा।